Hello everyone. Today I am Ruchi Singla. I am welcoming you on my channel Easy Learning. Today my topic is non-profit organization part 3. जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी की हेल्प करने के लिए किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। यहाँ पर मैंने लिखा है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे ये मतलब है कि वो अकेला एक पर्सन नहीं चलाता है, वो मिलकर चलाई जाती है। तो देखिए, हाँ जी, जैसे हर चीज़ अपने फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं सोची जाती, बल्कि कुछ चीज़ें हम लोग भी जैसे अपने फ़ायदे नुकसान से ऊपर उठ के भी तो सोच सकते हैं। तो बस ऐसी ही सोच वाले कुछ लोग आपस में मिल के, जो कि अपने पैसे की भी ताकत लगाते हैं, अपने शरीर से भी मेहनत करते हैं, तो ऐसे कुछ लोग आपस में जो एक जैसी सोच के लोग होते हैं, वो मिल के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं। ये मैंने देखिए आपके सामने कुछ लोगों की इमेजेस लगाई कि जो फोर्ब्स की मैगजीन में जिनके नाम हैं, और ये एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, और ये लोग पैसा लगा रहे हैं अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को समाज में चलाने के लिए। ठीक है, इनका बहुत बड़ा शेयर है मार्केट में। किस चीज़ के लिए? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी कि ये अपनी जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहे हैं उनमें से अपने प्रॉफिट का बहुत बड़ा एक हिस्सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए ये एक तरह से दान कर रहे हैं। ठीक है, ये जैसे सपोज इसके मेंबर्स हो गए, और ये किस लिए पैसे को डोनेट करते हैं, किस लिए पैसा इकट्ठा करते हैं कि शायद बच्चों की एजुकेशन मिल जाए उनको, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ एरिया में बहुत अच्छी हो सकें, या स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हो सकती हैं। तो ये सब मिलकर ही इस पर्पस को पूरा करते हैं। इसके बाद तो देखिए होता क्या है कि आप अपना एक कदम बढ़ाइए तो आपके जैसे कदम बढ़ाने वाले आपको और लोग भी मिल जाते हैं, और एक 11 बन जाते हैं, और इसमें देर नहीं लगती है। तो ये लोग, जैसे आप इसमें भी एग्जांपल देख सकते हैं कि ये लोगों को खाना खिलाने के लिए या फिर ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े देने के लिए काम कर सकती हैं। कुछ भी पर्पस हो सकता है जो इनको ठीक लगता है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इसमें भी लिखा है कि काइंडनेस, गिविंग और केयरिंग, जो है काइंडनेस, गिविंग और केयरिंग इस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें कुछ भी मांगा नहीं जाता है, सिर्फ दिया जाता है। गिविंग और केयर की जाती है, और काइंडनेस के ज़रिए ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद इसके हम कुछ एग्जांपल्स अपने लाइफ में देख सकते हैं कि जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, ये हॉस्पिटल्स हैं, और स्कूल्स होते हैं। हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, क्लब्स हो गए, लाइब्रेरीज़ हो गई, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गई, यानी कि जो दान करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनी होती हैं, वो आपकी इस तरह की सभी इंस्टीट्यूशंस इसमें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, ये सब बता रखे हैं। इसमें ये लोग अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए भी NPOs चला सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम कि गुरुद्वारा जो होते हैं वो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कि कोई भी प्रॉब्लम की सिचुएशन होती है वो लोग हर समय खड़े रहते हैं। और इसके अलावा जैसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं ये दे एम टू प्रोवाइड एजुकेशन एट सब्सिडाइज रेट्स। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी समझ लेना। सब्सिडाइज का मतलब क्या होता है कि एक आपको बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड कराती, ये सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड कराती हैं चीज़ को, यानी कि बहुत कम रेट पर प्रोवाइड कराती हैं। कि जैसे सपोज एक एग्जांपल है, जैसे एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए पर बच्चे की जो फीस है असली में वो 1000 रुपये की कॉस्ट पड़ती है, जिस तरह की उसको फैसिलिटीज़ दी जा रही है। सपोज़ कीजिए कि उसमें से ये क्या करेंगे कि जैसे जो इन्होंने इनके मेंबर्स ने पैसे इकट्ठा किया है उसमें से 600 या 700 रुपये अपनी जेब से डाल देंगे और बाकी बच्चे को देने होते हैं। मतलब बहुत ही कम रेट पर
किनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं? देखो देखने वाली चीज़ है कि टू द सेक्टर्स, यहाँ से आप देखिए कि सब्सिडाइज रेट्स टू द सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। किसको? हु डू नॉट हैव असेस टू इट। सबको नहीं प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ उनको देते हैं कि जिनके पास इसकी पहुंच नहीं है, जो इस पहुंच से बहुत दूर है। यानी कि इनको, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, पहुंच है, उनको क्या ज़रूरत है किसी चीज़, उन्हीं को प्रोवाइड कराते हैं ये लोग। देखो बच्चों, जैसे ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनपीओज कहा जाता है इसको। ये किस लिए बनाई जाती है? फॉर्म टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज एंड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉफिट लॉस से ऊपर होती हैं। इनमें चैरिटी, डोनेशन, वॉल्टियर हेल्प, गिव, देने की बात होती है, कुछ भी वापस पाने की इच्छा नहीं होती है। मतलब एक तरह से दान किया जाता है समाज के लिए ये। उसके बाद है आता, जैसे इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं हम टाटा ट्रस्ट का। टाटा ट्रस्ट ने बहुत सारे ऐसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं, टाटा ने स्कूल्स भी खोल रखे हैं जहाँ पे बहुत सब्सिडाइज रेट्स पर जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अब बात करते हैं कि अब ये तो समझ में आता है कि जो एनपीओज होती हैं वो समाज की सेवा के लिए होती हैं, सोसाइटीज़ को हेल्प करने के लिए बनाई जाती हैं। अब ये भी तो समझना ज़रूरी है कि इनके लिए पैसा आएगा कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से, ये सोचने वाली बात है ना। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि कहाँ से पैसा आएगा। देखिए, पैसा लाने के सोर्सेज, द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनपीओज आर, मेन है, सबसे पहले लिखा है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। ये क्या है? डोनेशंस, ये भी बताती हूँ मैं आपको। लीगेसीज, ये क्या बताती हूँ, ये सब कुछ बता रही हूँ मैं आपको, सुनिए। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं चंदा। सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम मेंबर्स, जो भी इसके मेंबर्स हैं, जैसे मैंने इस वीडियो स्टार्टिंग में आपको एक पिक्चर दिखाई थी कि कुछ लोग इसके मेंबर्स बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं जो काफ़ी लोग होते हैं मेंबर्स इसके। जैसे स्टार्टिंग में कुछ लोगों को समझ में आया कि हाँ ऐसे ऐसे काम करना है, तो वो लोग जुड़ गए, 10, 15, 20 लोग। धीरे धीरे काम अच्छा लगा, उसमें 1000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग, 1,00,000 लोग, कोई गिनती का एंड नहीं होता इसमें। तो ये बढ़ती चली जाती है। तो ये लोग करते क्या हैं जुड़ने के बाद? देखिए, इसमें जो भी पर्सन इनके साथ जुड़ रहा है उसने फिक्स पैसा एक साल में देना ही देना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, कि बाहर का कोई और पर्सन कुछ पे करे ना करे, कोई डोनेट करे ना करे, उन्हें वो पैसा फिक्स देना ही पड़ता है। तो वो क्या बन जाते हैं? उसके मेंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो वो हर साल जो पे कर रहे हैं वो क्या चीज़ होती है? सब्सक्रिप्शन होती है। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, ये हर साल आती है, हर साल पैसा इकट्ठा होता है। हो सकता है कि जितना पैसा इकट्ठा हुआ उससे कम खर्च हो सकता है ज़्यादा भी खर्च हो जाए, तो ये अगले वाले सालों में एडजस्टमेंट हो जाती है। उसके बाद डोनेशन, डोनेशन कौन दे सकता है? जो इसके मेंबर्स हैं वो भी डोनेट कर सकते हैं और बाहर के लोग हैं वो भी डोनेट कर सकते हैं। तो बच्चों, सब्सक्रिप्शन में और डोनेशन में एक फ़र्क होता है। जो सब्सक्रिप्शन होती है वो रेगुलर इनकम होती है, और लेकिन जो डोनेशन स्पेशल पर्पस के लिए दिया जाता है या बहुत बड़ी अमाउंट में दिया जाता है वो रेगुलर नहीं होता। वो नहीं है इतना पता कि किसी को कि वो हर महीने थोड़ी आएगा, हर साल थोड़ी ज़रूरी है कि इतने फिक्स अमाउंट में आएगा ही आएगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन जो होती है वो फिक्स अमाउंट में हर साल उतनी आएगी आएगी, कम से कम उतनी, ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम से कम उतनी आएगी। अगर मेंबर बढ़ गए तो ज़्यादा हो जाएगी ना, लेकिन अगर मेंबर्स उतने ही हैं तो उतनी तो फिक्स आएगी आएगी इनकम। ठीक है। डोनेशन, लीगेसीज क्या होती हैं? लीगेसी को हिंदी में बोलते हैं वसीयत। वसीयत मतलब जो लोग जैसे सपोज अपनी मरते समय अपनी कोई जायदाद जो है वो किसी ट्रस्ट के नाम करके जाना चाहते हैं, या अपने जीते जी भी अपनी जायदाद का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो एनपीओज के नाम करना चाहते हैं, तो ये लीगेसीज इस तरह की जो है ये इनकी इनकम के सोर्स हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये पॉइंट बड़ा ध्यान से समझने वाला है। इस पॉइंट में मैं आपको बता रही हूँ कि द फंड्स, एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से समझना। द फंड्स रेज्ड बाय एनपीओज थ्रू वेरियस सोर्सेज आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। कैपिटल फंड, आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ इज़ कैपिटल फंड कैलकुलेटेड, कैपिटल फंड को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैंने आपको यहाँ बताया तो है, क्या बताया देखते हैं।
कि जो भी फंड्स रेज किए जाते हैं, जो भी फंड्स एनपीओ के द्वारा रेज किए जाते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे अभी पीछे मैंने आपको सोर्सेज बताए कौन कौन से, आपके जितने भी सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आपके पास इनकम आ रही है उन सबको प्लस कर दो। वो आपके शायद हो सकता है कि कैपिटल आपके सोर्सेज हों और हो सकता है रिवेन्यू सोर्सेज हों, तो जहाँ से भी आपकी इनकम आती है तो आपका कैपिटल फंड बन जाता है, या इसे आप जनरल फंड भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए बार बार इसमें यही बात आ रही है कि आप इसमें चैरिटी डोनेशन का कंसेप्ट बार बार आ रहा है। इसमें कुछ वॉलंटियर्स देखिए इकट्ठा हो जाते हैं जो इस फील्ड में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। केयरिंग एंड शेयरिंग की फीलिंग से ही ये चीज़ हो सकती है। इसमें आजकल का जैसे मोबाइल का या टेक्नोलॉजी का आप कह सकते हो ये ट्रेंड हो गया है बहुत ज़्यादा, तो इस पर ऐप भी बनाई जा सकती है कि जो लोगों को इसके बारे में जागरूक करे, जो लोग और भी इसमें आगे आना चाहें, जो ठीक है रेगुलर मेंबर नहीं भी बनना चाहते, कभी किसी ने 100 200 500 1000 की मदद करनी है तो वह इस ऐप के जरिए डोनेट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अब समझ में आता है कि हाँ जी पैसे इकट्ठे हो गए, अब क्या आपको लगता है कि इस पैसे का हिसाब किताब नहीं रखना पड़ेगा? बिल्कुल रखना पड़ेगा। आज हम वही सीखेंगे, देखते हैं। देखो इनको किस किस चीज़ का हिसाब रखना पड़ेगा। देखो एक तरफ तो नज़र आ रहा है हमें कि खाली इनकम का हिसाब रखना पड़ेगा, आपको लग रहा है? नो, हमें एक्सपेंसेस का भी हिसाब रखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस का भी हिसाब रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंसेस का भी हिसाब रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये देखो लिखा है दे ऑल्सो नीड टू कीप ट्रैक ऑन द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर। जो साल चल रहा है उसके इनकम और एक्सपेंसेस का भी हिसाब किताब रखना पड़ता है, यानी कि उसके लिए क्या बनाया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये बात बताई गई है कि रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स, ये एक रजिस्टर बनाया जाता है मेंबर्स का। इट इज़ मेंटेन्ड टू नो द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें क्या चीज़ मेंटेन की जाती है, क्या बात पता लगाई जाती है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, और उसके बाद किस लिए, एंड टू फाइंड द एरियर्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन एंड दोज रिसीव्ड। ये बात बिल्कुल गौर से सुन लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी मैंने पीछे आपसे पिछले 2-3 स्लाइड्स पहले बात करी मैंने सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन होता है चंदा, जो कि रेगुलर हर साल रिसीव होना ही होना है। तो इसमें ज़रूरी तो नहीं है कि किसी सब पे करने वाले एक जैसे ही होंगे। हो सकता है कि देखिए आप कि जो पे करने वाले हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। एक वो जो टाइम पर पे करते हैं, एक वो जो एडवांस में पे कर देते हैं, एक वो जो टाइम के बाद पे करते हैं, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर मेंटेन किया गया है, ये जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, ये भी ऑनलाइन, आजकल तो टेक्नोलॉजीज़ बहुत एडवांस हो गई हैं, ऐप आती है इसके लिए भी, आप ऑनलाइन भी इसका हिसाब किताब रख सकते हो। बट जैसे भी आप रखो, मैनुअल या ऑनलाइन, जैसे भी आप हिसाब रखो, आपको 2 चीज़ों का हिसाब रखना है। कौन कौन सी बातों का? एक तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, किस लिए, 2 बातें आपने पता लगानी हैं कि किस किस के पैसे रिसीव हो गए हैं और किस किस के एरियर है। एरियर मतलब होता है किस किस के बकाया है पैसे, ठीक है। इसके बाद तो बच्चों जो ये हिसाब रखा जाता है आजकल, ये एक ऐप आती है आपकी खाता बुक, उसके थ्रू भी आप, तो चलो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि खाता बुक के थ्रू भी आप इसका हिसाब किताब रख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मेन पॉइंट ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? चंदा। देखिए मैंने बताया आपको कि इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट शो करनी है। आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था। देखिए 2 तरीके के अकाउंट बनाए जाते हैं एनपीओ के द्वारा। एनपीओ जो होती है वो 2 तरीके के अकाउंट बना रही है आपके, एक तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक की तरह से होता है। उसकी डेबिट साइड और सारी रिसीप्ट्स लिखी जाती हैं और क्रेडिट साइड सारी पेमेंट्स लिखी जाती हैं कि कहाँ से कितने पैसे आए, कितने पैसे चले गए, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस लिए बनाया जाता है कि सिर्फ इस साल की जो रिलेटेड ईयर चल रहा है हमारा करंट ईयर,
सिर्फ इस साल की इनकम कितनी है और सिर्फ इसी साल का खर्चा कितना है, उसके लिए, उस बात का पता लगाने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी सब्सक्रिप्शन। इस पर डिपेंड होकर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है। तो ये जो टॉपिक है वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट निकालना सीखेंगे हम। तो देखिए एक फॉर्मूले के जरिए हम सीखते हैं। देखिए ये नोटबुक में अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है आपका कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें मतलब ये सबसे पहले आपने लिया कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल आपको इसी साल के लिए एडवांस कितनी मिल गई थी, इसे आपने प्लस करना है। और क्या चीज़ प्लस करनी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के एंड में अभी भी कितनी सब्सक्रिप्शन बकाया है वो हमने प्लस कर लेनी है। और ये दो चीज़ें लेस करनी है। दो कैसे, कि जो कि अगले साल से रिलेटेड है या फिर जो पिछले साल से रिलेटेड है। इसका क्या मतलब हुआ, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 100 मेंबर इकट्ठे हो गए, सभी लोगों ने 500 रुपये देने हैं। तो अगर सभी के सभी टाइम पर दे देते हैं तो आपके पास 50,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे पैसे आपको सबने दे ही दिए होंगे। तो मैं शुरू से आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लिया कि सब्सक्रिप्शन शुरू में आपको कितनी रिसीव हुई, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। हो सकता है कि किसी ने पिछले साल ही इस साल से रिलेटेड दे दी हो, तो ये इसी साल की इनकम बनी ना, इसलिए इसको इसमें ऐड कर दिया। और ये इसी साल की इनकम है कि किसी ने इस साल की भी पेंडिंग है वो नहीं दी, देगा तो वो अगले साल, लेकिन इस साल की बनती तो है ना वो इनकम, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को इसमें ऐड कर दिया। अब ये दोनों कौन से हैं जो माइनस करें, ये रिसीव हुए, ये कैसे, ये वाला रिसीव हो गया लेकिन वो अगले साल से रिलेटेड है, किसी ने एडवांस पे कर दिए तो वो इस साल की इनकम तो नहीं हो सकती, इसलिए इसको माइनस कर दिया हमने। देखिए इसको माइनस कर दिया। अब इसको क्यों माइनस करा, अब ये कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको हमने माइनस कर देना है, क्योंकि अभी भी वो पिछले साल भी उसकी पेंडिंग थी और अभी भी वो पेंडिंग है, तो वो माइनस हो जाएगी क्योंकि वो इस साल से रिलेट नहीं करती है। तो ये चारों एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में चारों ही पॉइंट्स हो सकता है एक पॉइंट हो सकता है दो हो सकता है तीन हो सकता है चारों ही हो। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका आ जाएगा। मेन टॉपिक हमारा आज यही था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को शो कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपके ईयर्स होते हैं ये किस तरह से आते हैं। देखो सबसे पहले हम करंट ईयर की बात करते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, फिर हम नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे। तो आप ये देखिए करंट ईयर में कि विच ईयर इज शोन ऑन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपका क्वेश्चन में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना होगा उसके ऊपर एक ईयर लिखा होगा, वो आपका करंट ईयर है। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि वो 2018-19 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला साल आपका 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2019 पे ख़त्म हुआ होगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, इसके लिए प्रीवियस ईयर हुआ 2017-18। ठीक है, समझ आ रहा है। 2018-19 अगर करंट ईयर है तो 2017-18 प्रीवियस ईयर होगा या नहीं होगा। देखो ये 18 पे शुरू है 19 पे ख़त्म, तो इसके पिछले वाला 17 पे शुरू होगा 18 पे ख़त्म होगा ना। ठीक है, मतलब ये वाला साल जो ये वाला है प्रीवियस ईयर, ये कब से शुरू हुआ होगा, ये 1 अप्रैल से शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2018 पे ख़त्म हुआ होगा। तो ये प्रीवियस ईयर आपको समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर है 2019-20। देखो ऊपर वाला 19 पे ख़त्म हो रहा है तो अगला साल 19 पे शुरू होगा और 20 पे ख़त्म होगा, मतलब आपका ये 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 आपका ये नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो सिर्फ़ और सिर्फ
करंट ईयर से रिलेटेड होगा उसको तो करना है प्लस, और जो पिछले साल से रिलेटेड होगा या अगले साल से रिलेटेड होगा उसको करना है माइनस। सो सिंपल। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 70,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, आउटस्टैंडिंग है 17,000। फिर उसके बाद है 31 मार्च 2015 को एडवांस रिसीव हुए 3250, और फिर 31 मार्च 2016 के एडवांस रिसीव 4670 रुपये। उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च को आपका। बच्चों इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका करंट ईयर है वो कौन से वाला है। करंट ईयर आपका ऊपर देखिए 31 मार्च 2016, देखो जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन ऑफ सवेरा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि आपका करंट ईयर कौन सा है। 31 मार्च 2016 पे अगर ख़त्म हो रहा है तो 15-16 आपका करंट ईयर है, ठीक है। इसको माइंड में रखिए, 15-16 करंट ईयर है। तो 14-15 जिसके पीछे 15 है वो आपका प्रीवियस ईयर होगा, और जिसके पीछे 17 होगा वो आपका नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। तो हमने करना क्या है कि जो सिर्फ इसी साल से रिलेटेड है उसको ऐड कर देना है, और जो अगले पिछले साल से रिलेटेड है उसको माइनस कर देना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखो 70,000 की सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है। जो 15 की थी, जो पिछले साल से रिलेटेड 17,000 रुपये, देखिए उसको लेस करा है क्योंकि वो पिछले साल से रिलेटेड है, और जो 16 से ही है उसको प्लस कर दिया है। और जो पिछले साल रिसीव हुई थी, लेकिन वो रिलेट तो इसी साल से रिलेट करती है ना, क्योंकि किसी ने पिछले साल एडवांस में पे कर दी थी, देखो एडवांस लिखा हुआ है, तो वो है तो इसी साल की ना, कि अगर आप किसी को आज पेमेंट दे दो अगले साल के लिए तो वो दी तो आपने अगले साल की है ना, बेशक पिछले साल रिसीव हो गई वो, तो ये आपके इसी साल से रिलेटेड है। और एडवांस में रिसीव करी 31 मार्च 2016 को, यानी इसी साल के एंड में एडवांस रिसीव करी, तो वो अगले साल से रिलेट करती होगी ना, इसलिए इसको लेस कर दिया। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपके 62,830 रुपये आ जाते हैं। तो अब आप इसको देख सकते हैं, इसका अपने पास नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लेनी ज़रूरी है कि जो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, इसकी इनकम साइड सिर्फ उतनी ही इनकम लिखी जानी ज़रूरी है जो इस साल से रिलेट करती है। वैसे आप यहाँ देखें ना, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो 70,000 लिखी होगी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के आपको रिसीव कितने हुए 70,000। अब आपने ये समझना है कि इस 70,000 में अगले पिछले भी तो मिले हुए होंगे ना, उसको हटाने के बाद इनको हटा दिया, इनको जिसको प्लस करना था प्लस कर दिया, जिसको माइनस करना था कर दिया, जो लास्ट में बचेगा 62,830 रुपये इस साल से रिलेटेड सिर्फ इतनी ही इनकम है, इसलिए इतना ही इसमें शो किया जाना है, बाकी कुछ भी शो नहीं होगा। 70,000 शो नहीं होगा, बल्कि 62,830 रुपये शो किया जाएगा। तो अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016, तो ये हमारा 31 मार्च 2016 हमारा करंट ईयर है। तो अब आगे देखते हैं, इसमें 2014-15 के लिए हमें रिसीव हुए 3,000 रुपये, यानी कि पिछले साल के कोई पेंडिंग हो गए वो अब मिले हैं 3,000 रुपये। इस साल के सिर्फ कितने मिले हैं हमारे को 93,000, याद रखना आप लोग, और अगले साल के किसी ने एडवांस में दे दिए 2,000 रुपये, तो टोटल मिला के मेरे को मिले, मतलब एनपीओ को मिले 98,000। अब हम ये देखें, यहाँ नीचे हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि क्लब के पास 500 मेंबर थे और हर बंदा 200 रुपये एनुअल सब्सक्रिप्शन के पे करता है। तो साल भर की इनकम सीधा सिंपली मल्टीप्लाई करो ना, 500 × 200 कितनी बनेगी, 1 लाख रुपए बनती है। ये इनकम 1 लाख रुपए बनती है। तो 93,000 हमारे पास आ गए हैं और 7,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ 1 लाख रुपए लिखे जाएंगे, चाहे आपको कम रिसीव हुए होंगे तो भी 1 लाख रुपए लिखे जाएंगे, ज़्यादा रिसीव होंगे तो भी 1 लाख तक ही हम उसका बैलेंस लेकर आएंगे। किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उतनी ही इनकम आपने लिखनी है जितनी इस साल से रिलेट करती है। और कितनी रिलेट करेगी, अगर 500 मेंबर हैं और 200 रुपये एनुअल फीस पे करते हैं तो 1 लाख रुपए। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करने ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको जो डाउट हो ज़रूर मेरे को पूछें। और एंड में आप इसे, अगर आपने वीडियो को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो और इसे शेयर भी मत भूलें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।